तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया पेपर। ठीक है, जो कि है ऑप्टिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर का है। पेपर का नाम है ऑप्टिक्स। ओके। हम्म। ऑप्टिक्स। ओके। सो पेपर अपना है ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग जो पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर का कौन सा है? सेकंड पेपर। ओके। तो इस सेकंड पेपर को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है, जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिक्स है, वेव मोशन है। तो हमने उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और उसको कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग तैयार कर रहे होंगे। जल्दी से उसका क्या आएगा, एक असाइनमेंट आएगा जो आप लोगों को सबमिट करना होगा। और उस असाइनमेंट को एक ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ओके। तो अभी हम लोग किस पे बात करेंगे? सेकेंड पेपर पर, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर। ओके। इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो माइनर में भी होते हैं और मेजर में भी होते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है इशू कि नहीं सर माइनर में है मेजर में नहीं है। जो टॉपिक पूरे यूनिट में नहीं होगा या पूरे पेपर में नहीं होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी जो 4 यूनिट्स होती है ना, 2 पेपर की, कितने पेपर की? 2 पेपर की 4 यूनिट्स होती हैं। वो एक ही पेपर के 4 यूनिट में खत्म हो जाती है और बहुत ही कम कम सिलेबस रहता है। तो ऐसा ध्यान नहीं करना है कि नहीं अभी हुआ नहीं है, माइनर का कब से होगा। माइनर का भी चलता है। हम अपने वीडियो में उसका टॉपिक पिन कर देते हैं, टॉपिक के नाम से वीडियो सेव करते हैं। जब आप लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे दिखेगा आपको कि ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक के नाम से सेव है। उसी को चलाना जो आपके सिलेबस में टॉपिक है। ठीक है ना? ओके। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है। ग्रुप से आपको पता चल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऑप्टिक्स जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स की, वो क्या है, बहुत पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, ओल्ड है। बीसी के अराउंड से स्टार्ट होती है और वो चल के अभी इस टाइम तक आपकी स्टडी करनी होती है। तो जब हम शुरुआत करते हैं इसकी, ऑप्टिक्स की, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पहले से ही हम लोगों को पता होती है। जैसे लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है ना? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हर मतलब बहुत पहले से ही सबको पता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। इसको कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में, क्योंकि हमें ऑप्टिक्स के बारे में जानना है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे? तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो कि किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। ठीक है। न्यूटन ने इस थ्योरी को दिया था, तो हम इसको न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट भी बोल देते हैं इसको। न्यूटन्स की थ्योरी है लाइट की। अब इसके जो कुछ जो रिजल्ट कह लो या अज्यूम कह लो, जो हम लोगों ने अज्यूम किया है वो क्या क्या, कि लाइट जो स्मॉल टाइनी है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मेड बाय पार्टिकल्स। तो लाइट में क्या है? पार्टिकल्स हैं।
इसी थ्योरी के बेस पर, इसी थ्योरी के लाइट के बेस पर कि लाइट पार्टिकल है, उस बेस पर रिफ्लेक्शन, कौन सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन किया गया। क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन दोनों को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया पार्टिकल से, तो उन्होंने माना कि पार्टिकल्स एक बॉल की तरह है। ठीक है, यहां से मान लीजिए ये आपका एक विंडो है, जो भी मान लीजिए, यहाँ पे आपका ये सरफेस है, कोई बॉल आती है। ठीक है, यहां से सीधे चलती, क्योंकि लाइट कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में, और सीधे जिस एंगल पे पड़ती है उसी एंगल पे सीधे निकल जाती है। तो ये जो एंगल है हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से। कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल है आई, ये जो एंगल है आर, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी हम रिफ्लेक्शन, सिमिलरली हम रिफ्रैक्शन भी बता देते हैं। क्या बता देते हैं, रिफ्रैक्शन। अब वहां पे डेंस और रेयर मीडियम का कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लीजिए ये रेयर है और ये डेंस है। ठीक है, तो ये ऐसे ना जाके कहाँ की तरफ मुड़ जाएगी, थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आर प्राइम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी, न्यूटन्स की जो पार्टिकल थ्योरी है, जिसको हम कॉर्पस्कुलर कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो इसका नियम है, रिफ्लेक्शन के नियम और रिफ्रैक्शन के दो दो नियम है। कितने हैं, दो दो नियम है। फर्स्ट नियम है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहते हैं। दूसरा जो लॉ है वो कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों सेम होंगे। सिमिलरली सिमिलरली यहां पे रिफ्रैक्शन का भी लॉ है। रिफ्रैक्शन का लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जहां से रे आ रही है और जहां पे वो इंटर करेगी विद डिफ्लेक्शन, कुछ डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के साथ वो क्या करेगी, सेकेंड मीडियम में इंटर करेगी। तो ये जो μ1 है, तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, μ2 साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम ये सब 12th में पढ़ चुके हैं एक बार। स्नेल का लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया जाता है न्यूटन की पार्टिकल्स थ्योरी से, पार्टिकल की जो थ्योरी होगी न्यूटन की, उससे। ओके, अब पार्टिकल की थ्योरी तो आ गई, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स कह लीजिए, या कोई ऐसे फिनोमिना हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी। अब उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी की जरूरत है। तो हाइगेंस ने, किसने, हाइगेंस ने नई थ्योरी दी जिसको कहा गया वेव थ्योरी
ऑफ लाइट, यानी कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और एक्चुअली न्यूटन और हाइगन्स थोड़े समकक्ष भी हैं, मतलब एक ही साथ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो वेव थ्योरी एक्चुअली पार्टिकल, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव ना करके वेव की तरह बिहेव करती है, इसीलिए क्या है, ये इंटरफेरेंस, हाइगन्स ने बताया, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है इनको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। क्योंकि आप जब कोई भी थ्योरी आती है ना, तो उसके साथ ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है कि जो पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया है उनको भी आपको सेटिस्फाई करना होता है, नहीं वो थ्योरी स्टेब्लिश थ्योरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो क्या किया गया, ये तो तीन तो वो एक्सप्लेन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी इसको एक्सप्लेन करना ही होगा। तो इसके साथ प्लस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को भी ये एक्सप्लेन करेगी। कौन सी थ्योरी, वेव थ्योरी, और करती है। तो इस तरीके से हमने कहा कि नहीं एक्चुअली में जो लाइट है वो पार्टिकल ना होके क्या है, वेव की तरह बात चलती है। कैसे, जैसे वेव होता है, और वेव में क्या चाहिए, मीडियम। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, क्या चाहिए, मीडियम। ओके, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, चलो इतना ही लिख देते हैं, मीडियम की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर भी क्या है, हमें ये पता था, हमें क्या पता था कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो मीडियम में नहीं, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। किस में करती है, वैक्यूम में। तो लाइट को क्या चाहिए, हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लाइट ट्रेवल करती है किसमें, वैक्यूम में। ये पहले से पता है। कैसे पता है, तो लोगों ने, मतलब जो पुराने लोग हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई देखो सन से लाइट आ रही है, कहां से आ रही है, सन से, और बीच में हो सकता है मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, तब भी वो अर्थ तक लाइट आती है। और दूसरी तरफ बहुत दूर स्टार हैं, वहां से भी लाइट आ रही, जो बैकग्राउंड में स्टार है, ठीक है, वहां से भी क्या हो रही है, लाइट आ रही है। दैट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करती है। अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो फिर वो वेव की तरह बिहेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेव के लिए ये एक डेफिनेशन है कि कोई मीडियम होगा, उसका में जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टरबेंस कैरी करेगा एनर्जी को, और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा। ये वेव की कॉन्सेप्ट है। तो यहां से तो ये पता चलता है कि जब तक मीडियम नहीं होगा तो वो डिस्टरबेंस नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा तो वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन करने वाला है, ठीक। तो हम जब सेकंड में जाते हैं तो वहां पे कहा गया एक्चुअली वेव थ्योरी है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही है। तो एक नया मीडियम यूज किया गया, ईथर। कौन सा, ईथर। क्योंकि ये जो ईथर जो मीडियम है ना, जिसको फिफ्थ एलिमेंट मानते हैं, कहाँ पे, अगर हम माइथोलॉजी में जाएं, ग्रीक माइथोलॉजी में जाएं, ठीक है, वहां पे ये माना जाता है कि यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है। जैसे अपने यहाँ भी इंडियन फिलॉसफी में यही मानते हैं कि जो यूनिवर्स है या अपनी बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, ठीक है। सिमिलरली वहां पर भी तो एक नया जो एलिमेंट होता था, फिफ्थ एलिमेंट, कौन सा, फिफ्थ एलिमेंट, उसको ईथर कहते थे, मैथोलॉजी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया, क्योंकि अब उनके पास ऐसा तो नहीं है कि कोई और नया मीडियम और कोई नई चीज है,
तो वो उसी से शब्दों को लेते थे और उसको क्या नाम दिया गया, ईथर, क्योंकि वो ईथर पहले से ही मैथोलॉजी में है तो उसका यूज कर लिया कि मीडियम क्या होगा, ईथर होगा। और हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिखाया था कि माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट में कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है, ये केवल एक क्या है, अजम्पशन है, हमने अज्यूम कर लिया और ऐसा मान लिया। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि वेव थ्योरी में कि कोई मीडियम, क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मीडियम है तो उसमें क्या जाएगा, एक मीडियम आ जाएगा। मीडियम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें लाइट फास्टर ट्रेवल करे। तो यहां से क्या हुआ कि ईथर आ गया, क्या आ गया, ईथर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं न्यूटन की थ्योरी में फिर से बैठ जाऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, जैसे ये कौन सा हो गया, 6, 7 पॉइंट ये आ जाएगा कि जो लाइट है वो वेलोसिटी है, लाइट जो है इसको हम नीचे लिख देते हैं, लाइट ट्रेवल फास्टर in dense medium, in dense medium than the rare medium। इनका ये भी मानना था कि जो लाइट जो है, जो स्पीड है लाइट की, वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कंपेयर करूं रियर मीडियम और डेंस मीडियम की, तो डेंस में ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू रियर मीडियम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो इनफाइनाइट नहीं है, क्या नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, बट वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, फाइनाइट है। लाइट की स्पीड की बात कर रहा हूं, फाइनाइट है एंड फास्टर, मच फास्टर, बहुत तेज चलती है, ठीक है, फास्टर भी है। लेकिन वेव थ्योरी में क्या है, वेव थ्योरी के हम लिख लेते हैं कि भाई अगर वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मीडियम है। मीडियम होने के बाद फिर पता चला कि एक्चुअली में होता क्या है, जब वेव चलती है तो उसकी जो स्पीड है, हमने सब कुछ इंटरफियरेंस भी इसी से दिखाएंगे, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि जो लाइट है, लाइट रिक्वायर मीडियम एंड लाइट ट्रेवल फास्टर, फास्टर इन रियर मीडियम देन द डेंस मीडियम। तो ये भी निकल के आया कि भाई लाइट जो है डेंस मीडियम में क्या करती है, कम फास्ट चलती है, जबकि रेयर मीडियम में ज्यादा फास्ट चलती है। सेकेंड पॉइंट ये आया, सेकेंड मीन्स जो भी पॉइंट हम लिख रहे हैं इसके बाद ये पॉइंट आया कि लाइट तो ट्रेवल कर रही है, फास्टर देन भी है, ठीक है, वेव भी प्रॉपर्टीज है, किसकी इसकी प्रॉपर्टीज है, वेव की प्रॉपर्टीज। हमने मीडियम में ही कंसीडर कर लिया कि मीडियम क्या है आपका, ईथर है, ओके। तो इस तरीके से जो हमारे वेव के रिजल्ट आए वो ये होने चाहिए वेव में, वेव थ्योरी में ये। अब वेव थ्योरी में क्या होता है कि कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ये जो थ्योरी है वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। कैसे, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग स्टडी की जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, कोई संबंध नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो फोर्स वर्ड है वो फोर्स नहीं है, एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमें दिक्कत आई उसको समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट क्या था? रेडिएशन का। जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने एक थ्योरी दी। किसने दी? प्लांक ने। अब ये जो थ्योरी मैं लिखने वाला हूं वो ईएम थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अब मैक्सवेल ने इस पर काम किया है, क्योंकि ये सारा जो काम का क्रेडिट जाता वो किसको जाता? मैक्सवेल को। ऐसा नहीं कि बाकी सबको नहीं जाएगा, बाकी सब ने भी काम किया। जैसे लेंज ने किया है, एम्पियर ने किया है, ठीक है, वैसे ही मैक्सवेल का भी काम है। अब मैक्सवेल ने क्या किया कि इक्वेशन ली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने के लिए? कपल करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। तो उनकी 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो कि बहुत फेमस है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? कर्ल, वो है माइनस डेल बी ओवर डेल टी। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का क्या? डाइवर्जेंस। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है 0। अब मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या? मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल वो हो जाता है म्यू नॉट जे। जे होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ओके, तो ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है ये आपस में रिलेशन को डिफाइन करती है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। इसी से पता चला कि जो लाइट है एक्चुअली में वैक्यूम में चल सकती है। जो ईथर का कॉन्सेप्ट था वेव के लिए, किसके लिए? वेव के लिए, वो तो गलत हो गया, क्योंकि लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में। और उसकी स्पीड इन्हीं से निकली है। वो कितनी थी? c इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। इनकी वैल्यूज हमें पता है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाएगी। वो कैसे? आप क्या करेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख लेंगे। तो 4 पाई का ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो इसको यहां पे लिख लेंगे हम 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो याद होगा ना उसकी इक्वेशन। उसकी इक्वेशन क्या है? जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखूंगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे dV इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई करंट है dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहां से हम इनकी वैल्यू हम रखते हैं, तो हमें पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। म्यू अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये वैल्यूज जब हम रखेंगे आप खुद ही देखेंगे, जैसे ही आपने इनकी वैल्यू रखी तो यहां से कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -7, क्योंकि ये रिवर्स में होगा, 1 अपॉन में है तो 9
इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे माइनस यहाँ पे 9 डिवाइड में होगा 10 टू द पावर 9 माइनस का डिवाइडेड बाई 9, 9 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर -16, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता चल गई। तो हम कह सकते हैं कि ये सब वैक्यूम की बात, किसकी है, वैक्यूम की। यानी कि लाइट एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दूसरा क्या है, इसके पास जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। किसमें, वैक्यूम में। इसके साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये देगा एक वेव इक्वेशन। क्या देगा, वेव इक्वेशन। तो आपको पता है इसकी वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर ई ओवर 1/c², डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल स्क्वायर टी dt स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे, अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये क्या है, वेव इक्वेशन है। ये क्या है, वेव इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेव की तरह बिहेव करती है। तो ये वेव इक्वेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव है। तो यहां से एक तो चीज कंफर्म हो गई, जो हाइगेंस ने बोला था कि भाई वेव है, लेकिन ये चीज गलत हो गई कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, ये तो सब सही है कि भाई सबको वो क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां से आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है कि लाइट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो नया जो टास्क आया, जो नई डिफिकल्टी है वो क्या आई है, वो ये आई है कि अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना था। आगे ही, तुरंत नहीं आई, थोड़ा सी समय के बाद कह सकते हो कि वो एक डिफिकल्टीज आई है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको प्लांक ने एक्सप्लेन कर किया पहले, किसने, प्लांक ने। तो आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आती है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्लांक का। ओके, किसका आता है, प्लांक का। प्लांक ने ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, और उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है 1905 में पब्लिश किया था पेपर, आइंस्टाइन ने, वो पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आइंस्टाइन ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये माना कि एक्चुअली में जो लाइट है, लाइट किससे बना है, फोटोन से बना है। किससे बना है, फोटोन से, जो कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ओके, तो अब हम फिर से वहीं पहुंच रहे हैं, कहां पर, पार्टिकल थ्योरी पर। आइंस्टाइन ने कहा, पहले तो आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको एक्सप्लेन करना था। तो प्लैंक ने बोला कि भाई ऐसा है कि जो भी हम वेव्स थ्योरी ले रहे थे उसके हिसाब से हमने देखा तो उसमें जो हाई टेम्परेचर पर जो ग्राफ बनते हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने इसको क्वांटम, किससे, क्वांटम जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी का यूज करके इसका एक्सप्लेन दिया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कोई फोटोन पड़ेगा किसी सरफेस पर, उससे, और उस सरफेस की जो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो
उससे वो कम हो जाएगा, तो ये जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, और जो एनर्जी होगी फोटोन की वो होगी एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से जब इसका हम यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है लाइट। किसकी तरह? पार्टिकल्स की तरह। तो अब जो वेव वाली थ्योरी थी, वेव से जो कुछ हो रहा था, ये मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं किस में आ गई, अब खतरे में आ गई, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो ये पता था ना कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में चलता है, सब कुछ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, थ्योरी भी एस्टेब्लिश्ड हो गई है, ओके, सब कुछ हो चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो क्या मानते हैं कि फोटोन से मिलकर बना हुआ है। अब पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल है तो उससे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। कहाँ गया ये इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो कहा गया कि एक्चुअली में लाइट पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है। तो डी ब्रोगली ने, किन्होंने? डी ब्रोगली ने एक थ्योरी सजेस्ट की थी जिसको डी ब्रोगली की थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा था, डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल जो मैटर पार्टिकल है, कौन सा मैटर पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वेव, वेव भी इसके साथ रहती है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का डबल नेचर है, डबल स्टैंडर्ड की है लाइट, वेव की तरह भी बिहेव करेगी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी। तो आज तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, समझ गए। ये सारी क्रोनोलॉजी थी कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ आज हम पहुंच गए हैं। अब हम जो हमारे टॉपिक में है वो क्या है? इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। इंटरफियरेंस पूरा जो फर्स्ट यूनिट है वो बेस्ड है इंटरफियरेंस पे, दूसरा जो यूनिट है वो बेस्ड है डिफ्रैक्शन पे। ऐसे करके हम आगे यूनिट में बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंटरफियरेंस है उसको पढ़ते हैं। इंटरफियरेंस पढ़ने के लिए प्रोपोजिशन, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग उसको समझने के लिए हम जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लाइट है, उसके साथ जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है उनको हमें स्टडी करना है। मान लीजिए इंटरफियरेंस भी है, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि लाइट जो है ना बहुत से 7 कलर से मिलके बनी है, डिफ्रैक्शन के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। और वो अलग अलग वेव लेंथ से अलग अलग वो डिफ्रैक्शन एंगल उनका बनता है, ठीक है। तो जब लाइट के बारे में हमें ये सब पता है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरफियरेंस पैटर्न हो रहा है वो सुपरपोजिशन से हो रहा होगा। किससे हो रहा होगा? सुपरपोजिशन। जब हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो वहां पे सुपरपोजिशन किन किन के बीच में होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो वेव है, वेव का जो टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम अभी यहीं पे करते हैं, फिर हम आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंटरफियरेंस से स्टार्ट करेंगे। इंटरफियरेंस में वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम अब आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत वेव की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? वेव की प्रॉपर्टीज। वेव प्रॉपर्टीज, तो वेव होगा तो वेवलेंथ होगी, क्या होगी? वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होता है वन टाइम पीरियड में कोई भी वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, यूनिट हो जाता है इसका मीटर। क्या हो जाता है? मीटर। इसको मीटर में
मेजर करते हैं। अगर मैं दो तरीके की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो हम कहते हैं इसको क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ। तो दो क्रस्ट के बीच में कॉन्जिक्यूटिव, दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं क्या, वेवलेंथ। और इसी को हम कहते हैं, अगर वन टाइम पीरियड में ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है वो भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। तो दोनों को हम एक ही उससे देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, डेफिनेशन बदल गई, डेफिनेशन वही है, ये जो लेंथ है वही लेंथ है। अब यहाँ से यहाँ तक वन ऑसिलेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो वेव के साथ साथ प्रॉपर्टी आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम इन वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, ठीक है, या वन साइकिल में जो भी टाइम होगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो होगा क्या, टाइम, यानी कि सेकेंड। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, और फोटोन के लिए ईटा यूज करते हैं जनरली। बाकी वेव के लिए एन और एफ भी यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन मीन्स, अभी मैं बताता हूं, मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, ये क्या है, एक पेंडुलम है यहां पे ऐसे, और ये यहां तक जाता है, फिर ये कहां तक जाता है, यहां तक जाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे हम एक्स में लो या वाई में, दोनों में से किसी एक में ले लो, चाहे एक्स में लो चाहे वाई में। इसको हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यही होता है आपका एम्पलीट्यूड। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो एक्स में हो चाहे वाई में हो, उसको हम कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आता है फेज। तो जो हमारी वेव इक्वेशन होती है वो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव है फेज डिफरेंस, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन, अगर ये फेज डिफरेंस कितना, 0 है, ओमेगा टी। ओमेगा टी जो पूरा टर्म है ये, इसी को कहते हैं क्या, फेज। या ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है फेज। क्या होता है, फेज। फेज को हम डिनोट करते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव से, या हम डायरेक्ट ओमेगा टी। ये फेज होता है। ये बताता क्या है, ये किसी भी वेव की पोजीशन और एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है उस चीज को ये बताता है। तो ये किस किस चीज को बताएगा, फर्स्ट बताएगा पोजीशन एंड टाइम। अगर टाइम पता है, पोजीशन पता है, तो टाइम पता चल जाएगा, ठीक है।
इन दोनों के बारे में ये डिटेल देता है फेज। ओके, तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो हमें पता होने चाहिए जब हम आगे इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ये सब पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम वेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेंगे उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस का टॉपिक, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है, जैसे मोनोक्रोमेटिक क्या है, फेज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड, ठीक है, कोहेरेंस क्या होता है, सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए जिससे लाइट निकलती है। तो इंटरफियरेंस को हम वेव थ्योरी के हिसाब से देखेंगे। वेव थ्योरी जो जनरेट होती है वो वेव फ्रंट से जनरेट होती है, वेव फ्रंट बनाते हैं हम। ठीक है, तो आई होप हम लोग आगे, अभी तो ये बैकग्राउंड है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमेशा हम लोग बैकग्राउंड सेटअप करने में लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है 12th पास करके आए, थोड़ा टाइम लगता है, पढ़े हुए नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम निकल गया होता है, हम लोग एग्ज़ाम दे लेते हैं, कब, मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, जनरली यही करते हैं बच्चे। और फिर क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है फिर से स्टार्ट करते हैं, जो पुराना है वो हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये क्या है, रिकैप है और ये बेस है, इसी पे हम लोग आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं पता है तो बीच बीच में हम लोग क्या होंगे, स्टक होंगे, कहीं ना कहीं अटकेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि हम लोगों का जो वीडियो है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो सबके पास नहीं पहुँच पाएगा। तो थैंक यू एवरीवन।